जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा बहुत करीब में आ चुकी है, जो कि संभवतः 16 फरवरी से आप लोगों का शुरू होने वाला है। उस परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 की सामान्य हिंदी। और आपको बता दें, हिंदी और इंग्लिश के लिए टारगेट विद जितेंद्रा चैनल पूरी तरीके से आप लोगों के लिए समर्पित है। आज हम लोग इसका मॉडल पेपर 13 नंबर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 12 मॉडल पेपर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे समस्त क्लासेज आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। पूरा पिछले लास्ट ईयर का जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है वही सॉल्व करवाया जा रहा है। एग्ज़ाम में यहीं से आएगा। और आपको मैं बता दूं, ये जो आज मैं मॉडल पेपर करवाने चल रहा हूं, ये आप लोगों का यूपीएमएसपी पर जो अपलोडेड है 2025-26 वाला, अभी यानी जो 26 का एक मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, ये उसी का है। तो हम लोग देखते हैं यूपीएमएसपी के मॉडल पेपर को। और चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न का खंड का कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। मतलब भारतेंदु युग के पूर्व का कौन सा इसमें लेखक नहीं है? लक्ष्मण सिंह, या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर इंसा अल्लाह खां, या फिर श्रीधर पाठक। तो बच्चों, इसमें लक्ष्मण सिंह भी पहले के हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद भी पहले के हैं, और इंसा अल्लाह खां भी पहले के हैं। लेकिन इसमें जो श्रीधर पाठक जी हैं, ये भारतेंदु युगीन हैं, भारतेंदु युग से पहले के नहीं। इसलिए आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या खा कह रहा है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ, या फिर परीक्षा गुरु, या गबन, या फिर तितली। तो बच्चों, आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, ये बंकिम चंद्र जी का है। और परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास जी का है, लाला श्री निवास दास। गबन है प्रेमचंद जी का, गबन प्रेमचंद जी का है। और बात करें तितली, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा पहला मौलिक उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु है बच्चों। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। खंड गा कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद जी के समकालीन की बात हो रही है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर मोहन राकेश हैं, या गोविंद वल्लभ पंत हैं, या विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद जी के अगर समकालीन हम लोग देखें तो इसमें हैं विष्णु प्रभाकर जी। जयशंकर प्रसाद जी के समकालीन कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। घा नंबर कह रहा है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। क्या है? मिश्र बंधु सबसे ज़्यादा आलोचना के क्षेत्र में हैं, या बाबू गुलाब राय हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग आलोचना साहित्य की बात करें तो आलोचना साहित्य में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या इसका अंगा नंबर कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया है। किसका किया है? हिंदी प्रदीप का, या फिर प्रथा का, या आनंद कादम्बिनी, या फिर सरस्वती पत्रिका। किसका किया है बच्चों? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है, इसका संपादन किया है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। आनंद कादम्बिनी का आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि किसने इसका आनंद कादम्बिनी का संपादन किया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 का। और प्रश्न संख्या 2 का जो आप लोगों का है, 2 यानी ये आप लोगों का काव्य खंड से आता है। तो इसमें कह रहा है कि प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की विशेषता क्या है? प्रकृति का वर्णन है, या फिर नवीनता के प्रति आग्रह है, या फिर अतिशय भावुकता है, या फिर विद्रोह व क्रांति है। क्या है बच्चों? प्रयोगवाद की बात हो रही है। तो प्रयोगवाद में नवीनता के प्रति आग्रह किया गया है। भाई, नए नए प्रयोगों की बात की गई है, तो इसमें क्या है? नवीनता के प्रति आग्रह की बात की गई है। 2 का खा कह रहा है कि किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? भारतेंदु युग, या फिर द्विवेदी युग, या छायावाद युग, या फिर प्रगतिवाद युग। किसे कहते हैं बच्चों? कौन से युग को हम लोग जागरण सुधार काल कहते हैं?
तो जागरण सुधार काल की अगर बात करें तो ये देखिए, जागरण काल कहते हैं भारतेंदु युग को, और जागरण काल के बाद में उसमें सुधार बहुत ज़्यादा किस में हुआ है, तो द्विवेदी युग में हुआ, इसलिए द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या गा कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रयोगवादी नहीं है। प्रयोगवादी की बात हो रही है कि कौन नहीं है। नागार्जुन जी नहीं हैं, या फिर त्रिलोचन नहीं है, या केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, या नेमीचंद जैन नहीं है। तो बच्चों अगर हम बात करें प्रयोगवाद के ना नहीं वाले, तो इसमें त्रिलोचन जी हैं जो प्रयोगवादी नहीं हैं। घ नंबर कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त को किस युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कौन से युग के कवि हैं, भारतेंदु युग, या फिर द्विवेदी युग, या फिर छायावाद युग, या प्रगतिवाद युग। मैथिली शरण गुप्त जी की बात हो रही है, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी इन्हें कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त जी हैं द्विवेदी युग के कवि। कौन से युग के बच्चों, तो द्विवेदी युग के कवि हैं। अंगा नंबर कह रहा है कि महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है। महादेवी वर्मा, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो महाप्राण की बात करें बच्चों, तो महाप्राण के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पूरी तरीके से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। अब इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया गया है और उसके बाद में क्या है, प्रश्न दिया गया है। इसमें कह रहा है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, या फिर सेवा निरत जीवन की। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। भैया संदर्भ पूछा गया है, तो चलिए संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो क्या बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश कहाँ है, यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, या सेवानिरत जीवन की। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। व्याख्या कह रहा है बच्चों की रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यह अनुभव एक विशेष प्रकार की ज्योति या प्रकाश का प्रतीक है, जो जागरूकता, लक्ष्यदर्शिता और सेवानिरत जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। भाई गद्यांश का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा गया ये गद्यांश। तो चलिए देखते हैं। इस गद्यांश का उद्देश्य यह संदेश देना है कि एक सार्थक और जागरूक जीवन जीने के लिए हमें सेवा भावना और लक्ष्यदर्शिता की आवश्यकता होती है, जो हमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। जागरूक जीवन की ज्योति, लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योति और सेवानिरत जीवन की ज्योति क्या है, विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अब इसके बाद में आप लोगों से पूछ रहा है अगला प्रश्न, यानी इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न, लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है। तो किसके जीवन का चित्रण किया बच्चों, तो लेखक ने बूढ़ी नर्सों के मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है, जो अपने जीवन को सकारात्मक और सेवा भावना से भरपूर बनाती हैं। मान लो आप पहला गद्यांश नहीं हल कर पा रहे हैं, तो अथवा करके आपको दूसरा गद्यांश भी दिया जाएगा।
जिसमें क्या कह रहा है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अब इसमें आप लोगों से कह रहे हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ स्पष्ट कीजिए या संदर्भ लिखिए। तो भैया कौन से पाठ से है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अशोक के फूल नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है लेखक बच्चों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला आपसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या में, अशोक के फूल सुंदर स्त्रियों के नूपुर, नूपुर अर्थात घुंघरू की मृदु ध्वनि और उनके कोमल पैरों की आहट से खिल उठते हैं और उनके कानों में सजने वाले आतंस, जिसको कर्णावतंस कहते हैं या बाली झाली कहते हैं, की तरह लगते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर पूछ रहा है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। कौन से कवि ने सम्मानित किया बच्चों, तो संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक को सम्मान दिया है। किसने, तो महान कवि कालिदास जी ने अशोक को सम्मानित किया है। इसके बाद में अगला आप लोगों से पूछ रहा है चौथा नंबर इसका कि अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो भैया लेखक का विचार है कि अशोक के फूल सुंदरियों की सुंदरता, उनकी मृदुता और आह्लादकारी उपस्थिति से खिलते हैं। वह अशोक को एक जीवंत, संवेदनशील और सौंदर्य का प्रतीक मानते हैं, जो स्त्रियों की नजाकत और प्रेम से फूलता है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, इसका पांचवा खंड देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो पांचवा खंड आप लोगों का इसका कह रहा है, पांचवा खंड कह रहा है कि असिंजनकारी तथा कर्णावतंस का अर्थ लिखिए। असिंजनकारी का अर्थ क्या होता है बच्चों, प्रेम से छूने वाला, प्रेम से छूने वाला। और कर्णावतंस का अर्थ क्या होता है, कान में पहना जाने वाला सजावटी फूल। कर्णावतंस का मतलब होता है कि कान में पहना जाने वाला सजावटी फूल। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखते हैं पद्यांश क्या है। कह रहे हैं तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। यानी कौन है, तो तुम मांसहीन, गांधी जी को कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि तुम मांस से हीन हो, अर्थात तुम्हारे शरीर पर ना तो मांस है ना ही रक्त है, बस केवल अस्थियां बची हुई हैं, अस्थि शेष हो, और तुम अस्थियों से भी हीन हो, अर्थात उन अस्थियों की कठोरता से भी हीन हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। क्या कहा कि तुम एक शुद्ध बुद्ध की तरह केवल आत्मा बचे हो, और तुम हमेशा पुराणों में तुम्हारा गान होता है और हमेशा तुम नए बने रहते हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। क्या कह रहे हैं कि तुम एक जीवन की पूर्ण इकाई हो, संपूर्ण इकाई हो, अर्थात कहीं पर कोई भी कमी नहीं है, और जिसमें असार मतलब ये अपरंपार संसार भी शून्य होकर के लीन हो जाता है। आधार अमर होगी जिस पर, मतलब जिस पर आधारित होकर के अमरता प्राप्त करेगी। और भावी कौन से आधार,
तो जो भावी यानी आने वाली जो संस्कृति है वो आपसे ही अमर हो जाएगी। अब इसमें पहला प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ क्या कह रहा है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के बापू के प्रति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। रचयिता कौन है बच्चों? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और अगला क्या कह रहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है? यहाँ गांधी को मांस और रक्त से रहित सिर्फ अस्थियों यानी शरीर के अवशेष मात्र नहीं बल्कि शुद्ध बुद्धिमान आत्मा कहा गया है। उनका शरीर भले क्षीण हो यानी कमजोर हो लेकिन आत्मा शाश्वत और पवित्र है। गांधी जी की आत्मा कैसी बताई गई? हमेशा यानी हमेशा अमर रहने वाली और पवित्र आत्मा उन्हें बताया गया है। अब तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो भैया कवि कहना चाहता है कि गांधी का जीवन केवल एक शरीर नहीं है बल्कि एक शुद्ध बुद्धिमान और शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उनके आदर्श अमर हैं और भविष्य की संस्कृति का आधार बनेंगे। अब चौथा इसमें पूछ रहा है कि कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? कौन प्रतीत हो रहा है? तो इस पद्यांश में गांधी जी को हड्डियों के ढांचे से परे शुद्ध आत्मा बताया गया है। इसलिए यहाँ गांधी जी वही अर्थात गांधी जी हड्डियों के ढांचे मात्र प्रतीत होते हैं। अगला देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है? पांचवा नंबर कह रहा है कि गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? गांधी जी के आदर्श पर कौन खड़ा होगा? तो भैया भविष्य में मानवता को या नई पीढ़ी को गांधी जी के आदर्शों पर खड़ा होना पड़ेगा ताकि उनकी सत्य, अहिंसा और प्रेम की विचारधारा आगे बढ़ सके। इसलिए किसे खड़ा होना पड़ेगा? तो जो आने वाली पीढ़ी है या फिर कह सकते हैं कि मानवता है उसे खड़ा होना पड़ेगा। अब देखते हैं अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना। और इसमें क्या कह रहा है? इसमें आप लोगों से कह रहा है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। यानी हे मनुष्य सावधान हो जाओ, और अगर विज्ञान एक तलवार के रूप में है अर्थात विज्ञान की शक्तियां मानवता को हानि पहुंचा रही हैं तो इसे मोह और इसका याद छोड़ करके इसे फेंक दो, इसका त्याग कर दो। अर्थात जो विनाशकारी शक्तियां हैं उन्हें छोड़ दो। हो चुका है सिद्ध तू है शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। क्या कहा? कि ये सिद्ध हो चुका है कि तुम अभी एक नादान बालक के समान हो, क्योंकि इतना विनाश हो चुका है विज्ञान की शक्तियों से कि इतना कोई छोटा बालक ही कर सकता है। फूल और कांटों की अर्थात लाभ और हानि की तुम्हें कोई भी पहचान नहीं है। फिर देखते हैं बच्चों और क्या कह रहा है? तो कह रहा है खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। मतलब तुम ऐसे तलवार को अपने हाथों में लेकर के मत खेलो, क्योंकि इससे तुम क्या करोगे? अपने अंगों को काट लोगे। और क्या क्यों काट लोगे? क्योंकि इसकी जो धार है वो बहुत ही तीखी है, बहुत ही तीक्ष्ण धार है। अब देखते हैं उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या कह रहा है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। फिर कह रहे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी देख लेते हैं क्या कह रही है। रेखांकित अंश की व्याख्या में है कि हे मनुष्य सचेत हो जा, विज्ञान एक तलवार जैसा है जिसे मोह छोड़कर अपनी स्मृतियों से ऊपर उठकर फेंक देना चाहिए, वरना यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि इसकी जो विनाशकारी शक्तियां हैं वो किसे नुकसान पहुंचाएंगी? तो मनुष्य को ही नुकसान पहुंचाएंगी।
अब इसमें तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है, कौन सी चेतावनी दी है। तो कवि ने वैज्ञानिक मतलब चेतावनी दी है कि विज्ञान की शक्ति एक तीखी तलवार के रूप में है। यदि इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो यह मानवता के ही अंग काट देगी। इसलिए मोह और अहंकार छोड़कर इसका सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। अधिकतर लोग तो अहंकार में ही इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर सुझाव दिया गया है। फिर चौथा प्रश्न इसमें कह रहा है कि कवि ने तलवार किसे बताया है। तो कवि ने विज्ञान को ही तो तलवार बताया, कहा है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। तो तलवार क्या है, विज्ञान है। अच्छा क्यों, यानी कि शक्ति और विनाश दोनों का प्रतीक है। जैसे तलवार शक्ति भी रक्षा के लिए भी होता है और विनाश के लिए भी होता है। अब अगला यानी पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम बताइए। तो भैया रस कौन सा है, वीर रस है, यानी चेतावनी और संघर्ष का भाव है। और अलंकार पूछे तो रूपक अलंकार है। क्यों, क्योंकि विज्ञान को तलवार का रूपक बताया गया है। इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न संख्या 5 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। और देखते हैं कि पांचवा का क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। तो चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 को। कहाँ पर, बलिया उत्तर प्रदेश के दूबे गांव में हुआ था। शिक्षा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और पाली भाषा में ये पारंगत हैं। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए, जहाँ से उनकी साहित्यिक दृष्टि पर गहरी छाप भी पड़ी है। कार्य क्षेत्र में देखें तो कार्य क्षेत्र में अब देखिए इसको आप भाषा बना करके लिख सकते हैं। बहुत सारा मेन पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, भाषा आप लोग लिख सकते हैं। प्रोफेसर रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, और कुलपति भी बने हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की, और संपादक रहे हैं साहित्य अकादमी पत्रिका का। साहित्यिक योगदान अगर हम लोग देखें तो साहित्यिक योगदान में द्विवेदी जी निबंधकार के रूप में रहे हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में इतिहास, संस्कृति और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। उनकी भाषा सरल पर गहरी विचारधारा से भरपूर है। प्रसिद्ध निबंध में कल्पलता है, अशोक के फूल है, पुनर्नवा है, विचार और वितर्क है। उपन्यासकार के रूप में देखें तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में आई है, ये बाणभट्ट के जीवन और समय को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। और में है चारुचर्या, पुनर्मिलन और अनामदास का पोथा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में देखें बच्चों तो हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखी है, जो कि हिंदी साहित्य के विकास का संक्षिप्त लेकिन एक प्रभावशाली दस्तावेज है। और हिंदी साहित्य में उद्भव और विकास इन्होंने लिखा है। शैली हम लोग देख लेते हैं, शैली क्या रही है इनकी। तो शैली इनकी अगर देखें तो भाषा में संस्कृत की तत्समता अर्थात तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग लिया है, और हिंदी की बोलचाल भाषा का सुंदर मिश्रण किया है। प्रतीक, दृष्टांत और कल्पना का प्रयोग करके जटिल विचारों को सरल भी बनाया है इन्होंने। और क्या किया है, मानवतावाद, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और अध्यात्म की धारा रही है। द्विवेदी जी रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों से प्रेरित हैं। उनके लेखन में सांस्कृतिक नवीनीकरण और सामाजिक समरसता का संदेश प्रमुख है। 19 मई 1979 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठ्यक्रमों और साहित्यिक चर्चाओं में जीवित हैं। प्रमुख रचना एक नज़र में अगर हम देख लें इनकी तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचर्या, पुनर्मिलन, अनामदास का पोथा। निबंध संग्रह में कल्पलता, अशोक के फूल, पुनर्नवा, विचार और वितर्क। आलोचना की अगर बात करें बच्चों तो हिंदी साहित्य की भूमिका है
और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है। और देखते हैं द्विवेदी जी की कृतियों में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय दिखता है, जो पाठकों को सोचने और जीने की नई दृष्टि देता है। खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मतलब किसी एक कवि का लिखना है, जिसमें है कौन कौन से? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और अज्ञेय जी हैं। तो चलिए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। अगर जीवन परिचय में देखें तो इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मृत्यु देखें तो 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में ही हुआ। परिवार में पिता श्री शिवरतन साहू थे, एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन बचपन में ही पिता की मृत्यु भी हो गई थी। देखिए, जब ये पैदा हुए थे तब घर की आर्थिक स्थिति सही थी। शिक्षा की अगर बात करें इनके, तो घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा, बंगाली, मराठी और गुजराती भाषाएं भी इन्होंने सीख लिया था। साहित्यिक योगदान में अगर देखें तो छायावाद के प्रवर्तक और प्रसाद युग के प्रमुख कवि भी थे। चित्रकला और संगीत में भी रुचि थी, जो उनकी रचनाओं में झलकती रहती है। नाटक की अगर बात करें तो मतलब इसमें देखें तो नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी विधाओं में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रमुख कृतियों में कामायनी है, लम्हों के फूल हैं, आंसू है, झरना है। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और राजश्री। कहानी संग्रह की बात करें तो आंद्रे है, ममता है, ममता जो कि आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, और प्रतिध्वनि भी कहानी इनकी है। उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास में इनका तितली है, कंकाल है और इरावती है। इरावती अपूर्ण रहा है, तितली इनका एक असफल प्रेम कहानी के ऊपर लिखा गया है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध है और चित्राधार है। छायावादी शैली की बात करें तो भावुकता, माधुर्य, संगीतात्मकता, प्रतीक और बिंबों का सुंदर इन्होंने प्रयोग भी किया है। नाटकों में इतिहास और कल्पना का समन्वय है। गीतात्मकता और संवादों में ओज भी है। भाषा देखें तो भाषा इनकी कैसी रही है? संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली और मुहावरेदार और सरल भी रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्ला साहित्य और संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रभाव इनके ऊपर रहा है। आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का समावेश भी रहा है। राष्ट्रीय जागरण की भावना को प्रोत्साहित किया है इन्होंने, और साथ ही साथ क्या किया है? कामायनी को आधुनिक हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। देखिए, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य क्या है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है बच्चों चंद बरदाई। कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य है चंद बरदाई द्वारा रचित। कौन सा है? चंद्र बरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो। क्या है बच्चों? तो पृथ्वीराज रासो है। हाँ, पृथ्वीराज रासो, ये इनकी पहली मतलब हिंदी का पहला महाकाव्य है। अगर हम खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य की बात करें तो वो है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हरिओध जी। कौन है बच्चों? तो हरिओध जी हैं। और आधुनिक हिंदी का जब पहला महाकाव्य की बात आएगी तो कौन होगा? तो उसमें कामायनी होगा। प्रसाद जी की रचनाओं में प्रेम, विरह, सौंदर्य, दर्शन और राष्ट्र प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और क्या है? और है बच्चों कि नारी पात्रों को स्वतंत्र और जागरूक रूप में इन्होंने चित्रित किया है, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी और तितली में। और 48 वर्ष की अल्पायु में 1937 में वाराणसी में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठ्यक्रमों और साहित्यिक चर्चाओं में जीवित हैं। प्रसाद जी की कविताएं और नाटक हमें जीवन की अनंतता, प्रेम की शाश्वतता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश देते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए। और आप लोगों को बता दें कि आप लोग क्लास को बेटा शेयर करते रहिए, अपने सभी मित्रों के पास क्लास को शेयर करके पहुंचा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और सबको बताते भी रहिए कि आप लोगों का इस चैनल पर चल रहा है रेगुलर एक मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। तो देखते हैं पंचलाइट का हम लोग पहले उद्देश्य। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं और गरीबी की मार्मिक स्थिति को उजागर करना है। यह कहानी एक गरीब परिवार की संघर्षपूर्ण स्थिति को दर्शाती है जो बिजली की सुविधा से वंचित है और पंचायत के माध्यम से एक लाइट प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके बाद में कहानी में गरीबी, संघर्ष और सामाजिक असमानता के मुद्दों को उठाया गया है। यह कहानी ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और सरकारी योजनाओं की कमियों को भी उजागर करती है। कहानी का मुख्य पात्र गोधन एक गरीब आदमी है जो अपने परिवार के लिए बिजली की सुविधा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि ये हम लोगों का पंचलाइट कहानी का था। अब अथवा क्या कह रहा है कि अथवा आप लोगों से कह रहा है कि बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो दोनों में से कोई एक करना रहता है बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 से पहले सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और 7वां नंबर कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला खंड क्या है? पहला खंड है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब इस दोनों में से आपको कोई एक करना है। और इसके बाद में क्या कह रहा है? सत्य की जीत, दूसरा खंड है कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। इसमें से भी दोनों में से कोई एक करना है। अच्छा, ये खंड काव्य जो होते हैं ये आपके अलग अलग जिलों का अलग अलग निर्धारित होता है। और इसमें क्या कह रहा है? रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। कोई एक कर देना है। और इसमें से आपको चौथा नंबर कह रहा है कि मुक्ति यज्ञ, क्या है बच्चों? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा क्या करना है? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है। और इसमें से पांचवा कह रहा है कि आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। और छठवां जो कि गोंडा जिले का भी है, इसमें कह रहा है कि त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देख लेते हैं भैया। हर्षवर्धन एक महान राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र और महान त्यागी थे। उनका चरित्र देश प्रेम का प्रखरतम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इसके बाद में क्या है? हर्षवर्धन की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन की विशेषताओं में क्या है? वीरता और साहस। तो वीरता और साहस में है कि वह एक वीर योद्धा थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से भगाया था। आदर्श भाई के रूप में भी रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन राजश्री की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जब उनके बहन की पति को हत्या कर दी जाती है तो पूरी सेना के साथ उनके भाई जाते हैं, भाई भी उनके मार दिए जाते हैं। तब फिर ये वहाँ पर जा कर के उनको पराजित करते हैं, रास्ते में मार दिए जाते हैं। ये पूरी तरीके से सब कुछ यानी अपना पूरा राज्यपाट सब उन्हें दे देते हैं। आदर्श पुत्र के बारे में देखें तो उन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी याद में कई कार्य किए। महान त्यागी भी रहे हैं भैया। उन्होंने अपने जीवन में 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दान कर दिया। जो प्रयाग में हर 5वें साल पर वो जाते थे और संपूर्ण दान कर देते थे। हर धर्मपरायण में देखें तो वह एक धर्मपरायण व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रसार किया है। और प्रजावत्सल में
वह अपने प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब हर्षवर्धन का चरित्र आज के युवकों के लिए एक प्रेरणा है। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने देश और समाज के लिए काम करना चाहिए और कैसे अपने जीवन में त्याग और बलिदान करना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं, अथवा में कह रहा है कि त्यागपथी की कथावस्तु या कथानक संक्षेप में लिखिए। अब हम लोग पहुंच गए प्रश्न संख्या खंड संख्या खा, और खंड खा का प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, 8 का। एक बार सभी लोग बेटा लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, और कमेंट में भी आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें, कमेंट में भी बताते रहें। अगर कोई समस्या है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताते रहें। प्रश्न संख्या 8 का कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम। उसके गद्य और पद्य में मधुरता है, लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम। भावबोध यानी अर्थबोध का सामर्थ्य है। अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच वर्तते। और अद्वितीय सुनने में मधुरता भी है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम। और बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए यादृशीम सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति। जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, ना तादृशीम किंचिद अन्य वैसी कोई भी भाषा नहीं देती है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी वैसी अन्य कहीं भी नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणा। मतलब दया, दान, शौच यानी स्वच्छता, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा करना, अन्य और अनेक गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। इस साहित्य के कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए संदर्भ क्या कह रहा है। तो संदर्भ है बच्चों कि ये हमारा संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक शीर्षक से लिया गया है। अनुवाद का आप लोग एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अथवा में, मान लो उसे नहीं कर पा रहे तो इसे कर देना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताः आसन। बौद्ध युगे मतलब बौद्ध युग में इमे सिद्धांता माने ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य मतलब व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय मतलब अभ्युत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन मतलब प्रयुक्त थे। परमद्य लेकिन आज इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणान। ये लेकिन आज ये सिद्धांत देशों के बीच में आपस में मित्रता सहयोग कराने के लिए, विश्व बंधुत्व से मतलब विश्व बंधुत्व का, विश्व शांतेश्च और विश्व शांति के साधनानि सन्ति मतलब साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले मतलब राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू की महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवाभवत। चीन देश के साथ में भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों को मान करके ही हुआ था, अधिकृत करके ही हुआ था। यतो ही उभवापि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो। जैसा कि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान हैं। अब इसके बाद में संदर्भ वही है पंचशील सिद्धांता से, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए हिंदी अनुवाद। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न में खा नंबर इसमें कह रहा है, खा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परीसाम पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तज्ज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए विद्या विवादाय मतलब विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय और धन अहंकार के लिए, शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। किसकी होती है? खलस्य मतलब दुष्टों की, दुष्टों की शक्ति, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधो विपरीत में तज्ज और सज्जनों का इसके विपरीत होता है। ज्ञानाय अर्थात विद्या ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए और शक्ति रक्षणाय मतलब रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से ये कौन से पाठ का है बच्चों? तो ये आप लोग अगर संदर्भ देखें तो संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से पाठ से? तो सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। अब आप लोग हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग चलते हैं अथवा वाले अगले श्लोक पर। तो अगला श्लोक क्या कह रहा है बच्चों? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कीर्ते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम और ना ही राजा अर्थात सरकारें इसे छीन सकती हैं, न भ्रातृभाज्यम न भाई इसे बांट सकता है, न च भारकारी और ना ही इसका कोई भार होता है। ना ही इसका क्या होता है? कोई भार होता है, कोई बोझ होता है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम खर्च करने से यह प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। संदर्भ क्या बच्चों? तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हिंदी अनुवाद स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूर्य को दीपक दिखाना, तो सूर्य को दीपक दिखाने का अर्थ क्या होता है? बहुत बुद्धिमान, अनुभवी या गुणी व्यक्ति को कुछ समझाना या सिखाने जैसा होता है। चलिए वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। प्रोफेसर जी को नई तकनीक के बारे में बताना वाकई सूर्य को दीपक दिखाना है, वह खुद उस क्षेत्र के पितामह हैं। अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का मतलब क्या होता है? तो अवास्तविक, असंभव या बेकार के सपने देखना। क्या होता है बच्चों? तो वाक्य प्रयोग में अगर हम लोग देखें तो वह दिन रात हवाई किले बनाता रहता है, कभी सोचा भी नहीं कि उसे पूरा कैसे करेगा। इसके बाद में इसमें देखिए ये सिर्फ हवाई किले, ये वाला तो वही चीज़ है, ये वाक्य प्रयोग गलत हो गया है। अब तीसरा अपना उल्लू सीधा करना, तो ये आप लोग करेंगे, बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे। और चौथा है अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब केवल अपना काम निकालना। इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है? आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों वह श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में रहे। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो, वह सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां
ले जाया जा सका। अब इसके बाद में चलते हैं, इसके प्रश्न को देखिए। तो प्रश्न पहला पूछ रहा है इसमें कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो भैया गुरुदेव शब्द का प्रयोग रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए किया गया है। अगला कह रहा है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। शांति निकेतन छोड़ने का मन उन्होंने क्यों बनाया था। तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद स्वास्थ्य की वजह से या किसी अन्य आंतरिक कारण से उन्होंने ऐसा मन बनाया। वह श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में रहना चाहते थे, शायद मौज में आकर भी यह निर्णय ले लिया हो। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले पर। थर्ड नंबर इसमें क्या पूछ रहा है। तो थर्ड नंबर कह रहा है कि उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थीं। तो भैया उनके समीप ऊपर के तल्ले तक जाने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं। मान लो आप इसे नहीं हल कर पा रहे हैं तो अथवा वाले में आप इसे कर लेना। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, अर्थात व्यक्ति केवल अपने ही भावों में हमेशा खोया रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और क्या हो रहा है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं और उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। अब इस पर प्रश्न है पहला कि उपर्युक्त पद गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो क्या है भैया, सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास। और दूसरा इसमें क्या कह रहा है, उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ क्या होता है। तो उपभोक्ता संस्कृति का मतलब है ऐसी जीवन शैली जिसमें भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का अत्यधिक उपभोग करना ही मुख्य लक्ष्य बन जाता है। इसमें आवश्यकताओं से अधिक इच्छाओं को पूरा करने की दौड़, दिखावा, ब्रांड्स और तात्कालिक तुष्टि पर जोर दिया जाता है, जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों की अनदेखी होती है। अब इसके बाद में थर्ड नंबर इसमें कह रहा है कि हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों हैं। तो हमारे लक्ष्य विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं और हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, इसीलिए हमारे लक्ष्य पीछे छूट रहे हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 का का। 11 का कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जो शब्द युग्म हैं, और आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। तो देखते हैं क्या है बच्चों। इसमें पहला कह रहा है अविराम और दूसरा है अभिराम। तो क्या होगा, लगातार और सुंदर होगा, या किया हुआ और पूर्ण होगा, या फिर सहारा और कोमल होगा, या कुरूप और लगातार होगा। तो अविराम मतलब बिना रुके हुए, बिना विराम के, मतलब लगातार, और अभिराम मतलब सुंदर। पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा शब्द युग्म कह रहा है कि भवन और भुवन। भवन और भुवन का क्या होगा, घर या संसार, फिर गृह आकाश, सदन हिस्सा, या संसार और जंगल। तो भवन मतलब होता है घर, गृह, सदन, जो भी आप कह लीजिए। तो 3 में मिल रहा है। लेकिन भुवन का मतलब संसार होता है, जो कि पहले ऑप्शन पर मिल रहा है। इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है बच्चों, इसमें थर्ड नंबर यानी खा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। वायु का क्या होता है, हवा और गैस हो जाएगा। मित्र का देखें तो सखा और दोस्त हो जाएगा। राजा का नृप और शासक हो जाएगा। लक्ष्य का उद्देश्य और ध्येय हो जाएगा। अब इसके बाद में गा नंबर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो चलिए देखते हैं। कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को क्या कहेंगे, कंजूस, या फिर अकिंचन, या फिर मितभाषी, या मुमुक्षु। तो बच्चों कंजूस उसे कहा जाता है जो अपने धन से बहुत प्रेम करता है, अर्थात धन को खर्च नहीं करना चाहता। अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो। और मितभाषी मतलब जो कम बोलने वाला हो। और मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। तो इस प्रकार से थर्ड वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि जो कीचड़ से उत्पन्न होता है
उसको क्या कहते हैं? गुलाब कहेंगे या फूल कहेंगे या पंकज कहेंगे या सुमन कहेंगे? तो पंक मतलब कीचड़ और जा मतलब जन्मा हुआ, यानी पंक से जन्मा हुआ पंकज कहलाएगा, अर्थात कीचड़ से जन्मा हुआ पंकज कहा जाएगा। घ नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। तो आज मेरा बड़ा भाई नहीं, आज मेरे बड़े भाई आ गए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया। तो भैया लिखाया नहीं, लिखवाया। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। फिर कह रहा तुम मेरे को पुस्तक दे दो। तो गलत है, होना क्या चाहिए? तुम मुझे पुस्तक दे दो। और इसके बाद में हम पहाड़ में सैर करने गए थे। तो पहाड़ में सैर करने नहीं गए थे, पहाड़ पर सैर करने गए थे। कहाँ गए थे? पहाड़ पर सैर करने गए थे। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 12, और प्रश्न संख्या 12 का क्या कह रहा है कि वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो भैया चलिए देख लेते हैं। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त करके वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। उत्साह नामक अस्थाई भाव क्या करता है? संयुक्त होकर के वीर रस को प्राप्त होता है। उदाहरण में देख लीजिए, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब खा नंबर इसमें कह रहा है कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो चलिए श्लेष का हम लोग लिख देते हैं। जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और मिस हो गया और उसके अर्थ अलग अलग हो। क्या हो बच्चों? अर्थ अलग अलग हो, अलग हो, मतलब एक बार हो लेकिन अर्थ एक से अधिक हो। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आप लोगों का श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। भैया जब कोई चोर चलता है, देखिए यहाँ पर जो सुबरन शब्द है इसका 3 अर्थ है। अगर हम कवि के उसमें देखें तो अच्छे शब्द होगा, अगर हम लोग व्यभिचारी के अर्थ में देखें तो सुंदर नारी होगा, और चोर के अर्थ में देखें तो धन होगा, सोना होगा। इसके बाद में गा नंबर कह रहा है कि दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलुचारी। तो क्या हो गया बच्चों? ये आप लोगों का हो गया दोहा छंद। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। उससे पहले चलिए 12 हो चुका, प्रश्न संख्या 13 पर। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। अधिकतम शब्द सीमा 250 शब्द होना चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर आपको अपना पता इस साइड में लिखना होगा। 224 मालवीय नगर, गोंडा, उत्तर प्रदेश। दिनांक जिस दिन परीक्षा होगा, यहाँ पर हमने 21/11/2025 डाला है। इसके बाद में आप लिख किसे रहे हैं? तो सेवा में महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे। अब विषय क्या है बच्चों? तो विषय है टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं गोंडा से ट्रेन संख्या 15402 में 18/11/2025 को लखनऊ की यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान टिकट निरीक्षक ने मेरे साथ अत्यंत अभद्र और असहयोगात्मक व्यवहार किया। समय लगभग सुबह 10 बजे का था। क्या कहेंगे? समय 10 बजे सुबह लगभग। विवरण क्या है? क्या अभद्र व्यवहार किया? तो टिकट चेकिंग के दौरान उन्होंने बिना किसी उचित कारण के मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की, अनावश्यक तर्क किया और मेरे द्वारा वैध टिकट दिखाने पर भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार का व्यवहार
इस प्रकार का व्यवहार रेलवे कर्मचारियों की छवि को धूमिल करता है और यात्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। मैं आपके संज्ञान में यह मामला लाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस शिकायत की जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। सादर धन्यवाद। आभारी। अब यहाँ पर आप का खा गा यानी अपना नाम आपको परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अथवा क्या करना है बच्चों, तो अथवा अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। मतलब उन्होंने कोई उपहार भेजा तो उसके लिए उन्हें धन्यवाद तो बनता है ना। अब इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 13 तो हो चुका, ये तो 14 है भैया, 13 तो हो चुका, ये 14 नंबर है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। क्या है? आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? देश में बेरोजगारी की समस्या है। और है साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है। और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। चलिए हम लोग लिखते हैं प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका। प्रजातंत्र की सफलता के लिए सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्ष की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष वह आवाज़ होता है जो सरकार की गलतियों, नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाता है और जनहित की रक्षा करता है। कैसे कैसे आवाज़ उठा सकता है? चेक एंड बैलेंस मतलब जांच और संतुलन। विपक्ष सरकार के हर निर्णय की समीक्षा करता है, संसद में बहस करता है, प्रश्नकाल और समितियों के माध्यम से वह सरकार को जवाबदेह बनाता है। इससे सत्ता का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलती है। और क्या है? विकल्प प्रस्तुत करना। तो विपक्ष जनता के सामने वैकल्पिक नीतियों और विचारों को रखता है। इससे मतदाताओं को विकल्प मिलता है और वे भविष्य के चुनाव में बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। और क्या है बच्चों? तो और विपक्ष की क्या कार्य होती है? जनता की आवाज़ बनना। विपक्ष आम नागरिकों की शिकायतों, समस्याओं और आकांक्षाओं को संसद में उठाता है। इससे सरकार पर दबाव बनता है कि वह जन कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता दे। अगला क्या है? संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना। सार्थक विपक्ष होने से संसद की कार्यवाही अधिक प्रामाणिक और बहस युक्त होती है, जिससे कानून निर्माण की प्रक्रिया में गुणवत्ता आती है। और साथ ही साथ चुनावी उत्तरदायित्व भी है भैया कुछ। तो चुनावी उत्तरदायित्व में देखते हैं विपक्ष के पास सत्ता में आने का विकल्प होता है, इसलिए वह अपने कार्यों और वादों के प्रति जवाबदेह रहता है। इस प्रकार विपक्ष राजतंत्र की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उत्तरदायित्व और सुशासन का प्रतीक होता है। उसकी सक्रियता से सरकार को अपने कर्तव्यों का पालन करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलती है। तो ये तो हमारा आज का मॉडल पेपर रहा, या कह सकते हैं जो हमारा यूपीएमएसपी के द्वारा डाला गया 2026 का मॉडल पेपर है उसे कराया गया है। और ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेटा क्लास को सभी लोग लाइक कर दिया कीजिए। इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या हो रही है, आपका कोई प्रश्न है या कोई मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर तो आप लोग अपना भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। और अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अवगत करा सकते हैं। कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी आप अवगत करा सकते हैं। कोई प्रश्न है तो उसे भी बता सकते हैं। यह आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।